हाय गाइस, वेलकम बैक टू एफएंडर एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम टॉपिक 9 को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 64 हमारा ये होगा ओवरऑल जो इस टॉपिक कोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें। अब तक हम क्या कुछ कवर कर चुके हैं इस टॉपिक में। तो हमने अब तक खारावेलास को कवर किया था, जो अर्ली स्टेट्स जो थे ईस्टर्न इंडिया में, उसमें हमने खारावेलास को कवर किया। फिर डेक्कन में हम अभी बढ़ चुके आगे, और डेक्कन में हम सातवाहनास को कवर कर रहे हैं। सातवाहनास में हमने अब तक पॉलिटिकल हिस्ट्री को कवर किया है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को कवर किया है ना। आज हम क्या करेंगे, सातवाहनास की जो एक तरीके से जो इकोनॉमिक जो लाइफ थी, लैंड ग्रांट्स वगैरह किस तरीके से हुए थे, ठीक है, कॉइनेज वगैरह किस तरीके से इनका, फिर ट्रेड रिलेशन वगैरह जो थे उसको हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ हम जो ये सातवाहनास की जो बाकी जो चीज़ें थी, जैसे रिलीजियस वगैरह जो लिटरेचर वगैरह था, वैसे मेंशन तो नहीं किया है टॉपिक में, लेकिन फिर भी हम थोड़ा कवर कर लेंगे क्योंकि ऑप्शनल को हम पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ी आइडिया होनी चाहिए। फिर हमारा बच जो तमिल स्टेट्स ऑफ संगम एज जो है ना, ये बच जाता है, तो ये 2-3 लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है। और आपके लिए थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि आज अभी जो जिस टाइम पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इस टाइम पे थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज जो हो सकता है, थोड़ा आपको जो है यहाँ पे ध्यान से सुनना होगा। तो हमने सबसे पहले लेक्चर में इसमें आपको डिटेल में कवर किया था इस तरीके से जो है यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा भारत जो था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसमें मौर्यन एम्पायर का रूल हुआ करता था। और बाद में मौर्यन एम्पायर जो डिसइंटीग्रेट होता है तो किस तरह से छोटे छोटे जो एम्पायर वगैरह वो यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाते हैं। इसमें शुंगा एम्पायर है ना, कनवाज एम्पायर है, फिर यहाँ पे कलिंगाज एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। और यहाँ पे डेक्कन में किस तरीके से सातवाहना एम्पायर की जो है यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होती है, एक्सपांशन वगैरह इनका होता है, डिटेल में हमने देखा। और इनके जो रिलेशन थे विद द वेस्टर्न शत्रप्स वगैरह, किस तरीके से इनका जो स्ट्रगल वगैरह बैटल्स वगैरह हुआ करते थे। और फिर इनकी जो कैपिटल थी इनिशियली वो उज्जैन से किस तरीके से वो प्रतिष्ठान में गई, और प्रतिष्ठान से किस तरीके से वो अमरावती में शिफ्ट हुई, और इनका ओरिजिन जो है वो उसके रिगार्डिंग जो थेरीज वगैरह वो डिटेल में हमने कवर किया था। और बाद में कुशानाज एम्पायर किस तरीके से आते हैं, ठीक है, ये तो हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमारा मतलब लास्ट जो टॉपिक था, 8 टॉपिक, इसमें हमने ये जो वेस्टर्न इन्वेजन जो हुआ, सॉरी वेस्टर्न साइड से जो इन्वेजन हुआ था, है ना, उसको हमने कवर किया था। तो उसमें हमने कुशाना, शाकाज, पहलवास, ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स वगैरह इन सबको कवर कर लिए। तो सातवाहनास को हम डिस्कस कर रहे थे। अभी इसमें हमें आज क्या करना है, हमें इकोनॉमिक लाइफ को डिस्कस करना है। सातवाहनास की जो इकोनॉमिक लाइफ थी ये किस तरीके से थी, और किस तरीके से यहाँ पे आपको इकोनॉमिक फ्रंट पे चेंजेस या फिर जो है एक तरीके से डेवलपमेंट जो है वो होती हुई देखने को मिलेगी। सातवाहनास जो थे ना, इन्होंने लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेट किया इकोनॉमिक एक्सपांशन में, ठीक है। अभी इन्होंने किस तरीके से किया, तो इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर जो था ना, एग्रीकल्चर को एक्सपांड किया। इसके लिए उन्होंने लैंड ग्रांट नाम की एक सिस्टम यूज की थी, लैंड ग्रांट जिसको कहा जाता है। तो ये लैंड ग्रांट जो है वो उसके वजह से फ्यूडलिज्म वगैरह काफी डेवलप हुआ है इंडिया में। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, वो देखेंगे आगे हम। फिर वहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह काफी बढ़ जाता है इसकी वजह से, अदर कमोडिटीज का भी। और ट्रेड वगैरह जो है विद इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो यहाँ पे लार्ज स्केल पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर जो था ना, एग्रीकल्चर और ट्रेड काफी प्रॉस्परस था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि कॉमन जो लाइफ थे वो काफी खुश रहते थे सातवाहनास टाइम पीरियड पे। सारी तरीके की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है। इकोनॉमिकली वेल ऑफ लोग थे, और काफी तरीके के मटेरियल कल्चर जो है वो इनहेरिट करते थे मौर्य से। मतलब ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पे पहले मौर्यन एम्पायर था, 500-600 साल, सॉरी 300 साल मौर्यन एम्पायर रहता है, 300 या फिर 200-250 साल जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे मौर्यन एम्पायर के जो ट्रेड्स वगैरह थे वो तो रहेंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना, वो तो आम बात है। तो इस तरीके से वहाँ पे जो लोकल जो एलिमेंट्स था और जो नॉर्दर्न इंग्रेडिएंट जो है ना, वो इनका फ्यूजन किस तरीके से डेक्कन में होता है, और डेक्कन का कल्चर किस तरीके से इवॉल्व होता है, ये हमें सातवाहनास के टाइम पे देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले आज हमें देखना है एग्रीकल्चर के बारे में। अभी अंडर द सातवाहनास जब रूल कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर जो था ना इसके ऊपर काफी फोकस किया। एग्रीकल्चर काफी प्रॉस्परस था, और विलेज इकोनॉमी जो थी वो काफी अच्छी डेवलप हुई थी, ऐसा माना जाता है। जो कृष्णा और गोदावरी के जो रिवर्स की जो वैलीज थी उसमें आपको राइस कल्टीवेशन लार्ज स्केल पे देखने को मिलेगा। उस टाइम पे व्हीट वगैरह कल्टीवेट इतना लार्ज स्केल पे नहीं होता था। कॉटन वाज आल्सो प्रोड्यूस, कॉटन का भी प्रोडक्शन जो है यहाँ पे फॉरेन अकाउंट में आपको देखने को मिलेगा। कॉटन का के लिए आंध्रा रीजन को काफी फेमस बताया गया है, और वैसे भी आपको बताया कि महाराष्ट्र में कॉटन का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है, स्पेशली विदर्भ रीजन में। जो पीजन्स थे, पीजन्स मतलब कि जो शेतकरी थे, है ना, शेतकरी मतलब आपके किसान जो थे वो इम्प्लीमेंट्स यूज करते थे जो कि आयरन से बने थे। और आपको पता है कि महाजनपद का टाइम जो था उसके बाद से आयरन इम्प्लीमेंट बनना स्टार्ट हो चुका था, और इसी की वजह से जो है आपको वहाँ पे इतना बड़ा एम्पायर डेवलप होता हुआ, मतलब एक तरीके से इस्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिलेगा। तो और ये जो आयरन के बने हुए इम्प्लीमेंट्स है वो अभी कर्नाटक रीजन में भी आपको देखने को मिलेंगे, मतलब उसकी साउथ इंडिया में थोड़ा। यहाँ पे वेल्स वगैरह जो थी वो काफी डेवलप थी इरिगेशन के लिए, है ना। राजा महाराजा इस बात की ध्यान रखते थे कि उनके जो प्रजा वगैरह है, जो सब्जेक्ट्स है उनके एग्रीकल्चर के लिए काफी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, क्योंकि एग्रीकल्चर से जो टैक्स आता था उसके बेसिस पे राजा की इकोनॉमी चलती थी। तो एग्रीकल्चर काफी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन उस टाइम पे हुआ करता था, आज भी है,
लेकिन उस टाइम पे टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू था। आज तो हम एग्रीकल्चर पे टैक्स वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें एग्रीकल्चर में ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर को हम काफ़ी कवर कर चुके हैं इससे पहले भी। तो ये तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन काफ़ी हुआ था, वो लैंड ग्रांट जब हम कवर करेंगे तब थोड़ा वहाँ पे कवर हो जाएगा। फिर क्राफ्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स, इसमें क्या डेवलपमेंट हुई थी, है ना। क्राफ्ट मतलब क्या, आपको पता है क्या होता है, चीज़ों को बनाना, अलग अलग चीज़ें बनाना, आर्टिफैक्ट्स वगैरह डेवलप करना, बनाना, है ना, इसको क्राफ्ट बोला जाता है। और ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है ना। तो इसको किस तरीके से या इस टाइम पीरियड पे इम्पेटस मिला था और प्रॉस्परस हुए थे, ये हमें आज जो इस लेक्चर में देखना है कि सातवां के टाइम पीरियड पे एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड किस तरीके से फ्लरिश हुआ था। सबसे जो स्ट्राइकिंग डेवलपमेंट जो है वो सातवां के टाइम पीरियड पे वो है थ्राइविंग ट्रेड विद वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ जो इंटरनल ट्रेड तो था ही, ठीक है, सिलोन के साथ, बुर्मा के साथ तो ट्रेड होता ही था, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ काफी ट्रेड जो इस टाइम पीरियड पे डेवलप हुआ था, अर्ली सेंचुरी ऑफ क्रिश्चियन एरा जिसे बोला जाता है, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेके मतलब पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ये जो 200-300 साल था ना, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड था। काफी ज्यादा प्रॉस्परस इकोनॉमी इस टाइम पे हुआ करती, चाहे वो कुशानाज हो, चाहे वो शाकाज हो, चाहे वो सातवाहनाज हो। तो इकोनॉमिकली काफी वेल ऑफ ये जो टाइम पीरियड है इसको माना जाता है। पॉलिटिकली थोड़ा डार्क फेज बोला गया है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा आप डार्क फेज बोल सकते हो, बहुत ज्यादा सोशल एविल जो है यहाँ से स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन अगर हम देखें कि ऑन द फ्रंट ऑफ ट्रेड, स्पेशली ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा टाइम पीरियड जो है माना जाता है, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। तो इनिशियल जो बेसिस था इस ग्रोथ के लिए, जो एक्सटर्नल ट्रेड हुआ, इसके लिए मौर्यज ने काफी कुछ करके रखा था पहले से, जैसे कि इंटरनल कनेक्टिविटी जो है ना वो काफी अच्छी थी, और आपका एक्सटर्नल ट्रेड तभी बेहतर बनेगा जब आपकी इंटरनल कनेक्टिविटी अच्छी है। तो इन्होंने क्या किया था, जो रॉयल हाईवेज है, आपको पता है कि जो पाटलिपुत्र थी इनकी कैपिटल थी, तो पाटलिपुत्र से लेकर तक्षशिला तक ना, एक मैप में देख लेते हैं, ऐड नहीं किया होगा लेकिन फिर भी, तो आपको पता है कि पाटलिपुत्र यहाँ पे आती थी कहीं पे, है ना, ये यहाँ पे पाटलिपुत्र है। तो पाटलिपुत्र से लेके तक्षशिला तक रॉयल हाईवे उन्होंने डेवलप किया था, मतलब कि ये जो रीजन था पूरा ये कनेक्टेड था। तो यहाँ से आप कोई भी चीज बना रहे हो तो इजीली जो है वो आप तक्षशिला तक पहुंच सकते हो, और तक्षशिला से पूरी दुनिया में यहाँ पे जो है रोड्स निकल रहे हैं, जैसे कि तक्षशिला से आप ऊपर जा सकते हो चाइना में, इधर आप जो है वो आपके जो बैक्टीरिया रीजन है जिसको कहा जाता है बैक्टीरिया रीजन, ही यहाँ पे जा सकते हो, है ना। तो तक्षशिला से आप जो है वो यहाँ से जो आपका जो इंडस का जो माउथ है वहां पर तक जा सकते हो। यहाँ से फिर आपके जो है पोर्ट्स वगैरह जो है वो आगे आपको मेडिटेरियन रीजन तक कनेक्ट करवाते हैं, और बैक्टीरिया से फिर आप तो यहाँ पे पूरी दुनिया घूम सकते हो बैक्टीरिया रीजन से। बैक्टीरिया मतलब आपका जो आज का जो नॉर्दर्न अफगानिस्तान है वो रीजन। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो इन्होंने हाईवेज बनाया था, रॉयल हाईवेज तक्षशिला से लेके पाटलिपुत्र तक, कि किस तरह से और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो ये जो तक्षशिला है, सॉरी ये जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र से यहाँ पे एक तामलुक नाम से पोर्ट था, उसकी भी कनेक्टिविटी काफी अच्छी थी कलिंगा रीजन में। और यहाँ से आपको पता है फिर यहाँ से आप सिलोन भी जा सकते हो, मतलब जो ये है आपका जो श्रीलंका आज का प्रेजेंट है, और यहाँ से आप बुर्मा भी जा सकते हो। मतलब यहाँ से ट्रेड क्या होता है, मतलब जो इंटरनल जो कनेक्टिविटी है वो अगर अच्छी होगी तो आप एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो बढ़ावा दे सकते हो। वही यहाँ पे बोला गया है कि पाटलिपुत्र जो था वो तामलुक से कनेक्टेड था बाय रोड इन गंगेटिक वैली, विच वॉज अ चीफ पोर्ट फॉर ट्रेड विद द बुर्मा एंड सिलोन। और जो लैंड रूट जो थे ना वो हालांकि मॉडर्न के बाद में डेवलप हुए थे, मतलब मॉडर्न पीरियड के टाइम में तो इतने ज़्यादा लैंड रूट डेवलप नहीं थे, बाद में लैंड रूट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेवलप होते हुए आपको देखने को मिलेंगे, जो कि साउथ इंडिया को फिर अलग अलग तरीके से वैलीज से या फिर वेस्टर्न घाट में से जो जाते हैं रीजन, मतलब रोड्स वगैरह, या फिर वहाँ से कनेक्ट करते थे। और तक्षशिला जो है ना, तक्षशिला आगे काबुल से कनेक्ट होता था बाय वे, और वहाँ से फिर पूरी दुनिया में वेस्टर्न वर्ल्ड में रोड्स वगैरह जाते थे, ठीक है ना, बैक्टीरिया वगैरह से। तो एक्सटर्नल और जो फॉरेन ट्रेड जो होता था वो कुछ फेमस पोर्ट्स है, यहाँ पे सुपारा पोर्ट है, भरूच पोर्ट है गुजरात में, कल्याण पोर्ट है यहाँ पे वेस्टर्न जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे, ठीक है। और इंडिया का जो ट्रेड था इस टाइम पे इजिप्ट के साथ, अरेबिया के साथ और रोम के साथ तो काफी, मतलब एक तरीके से रोम और मेडिटेरियन, इजिप्ट मतलब कि मेडिटेरियन रीजन एक तरीके से, रोम के साथ तो काफी ट्रेड इस टाइम पे फ्लरिश हुआ था, और इसके एविडेंसेस भी काफी मिले, क्योंकि रोमन कॉइन्स जो है आपको साउथ इंडिया में लार्ज स्केल पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अरेबिया के साथ और इजिप्ट के साथ जो ट्रेड बढ़ा था, इसके पीछे का एक रीजन ऐसा बोला जाता है कि जो आपके मानसून विंड्स वगैरह जो खोजे गए थे, प्लिनी ने बोला है, उनके जो बुक्स है, प्लिनी है ना, उसका नाम मतलब देख लेते एक बार, हम कंफर्म कर लेते। हिपोलस नाम से एक जो ग्रीक सेलर था, उसने ऐसा बोला है कि, मतलब उसका ऐसा कहना है, सॉरी जो ग्रीक सेलर था हिपोलस, उसने अराउंड फर्स्ट सेंचुरी के आसपास एक मानसून विंड को डिस्कवर किया था। और जो मानसून विंड जो डिस्कवर हुई थी ना, इसके वजह से जो डिस्टेंस था बिटवीन इंडिया एंड वेस्टर्न जो एशियन पोर्ट्स था, इसके बीच में कम हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका कहना क्या है कि यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपका वेस्ट ये आता है, मेडिटेरियन रीजन वगैरह आता है, तो ये इंडिया के ईस्ट कोस्ट से
जब मानसून विंड को खोजा गया फर्स्ट सेंचुरी एडी में, मतलब 46 एडी में आसपास, 46 एडी के आसपास, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस था ना ये काफी जल्दी कवर होता था। मतलब पहले जो दिन लगते थे ना उससे आधे दिन अभी लगने लगे थे। यहाँ से आप शिप जब भेजोगे मानसून विंड के साथ, ये आसानी से सेल हो सकती थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि डिस्टेंस कम हो गया मेडिटेरियन वर्ल्ड के साथ, और ट्रेड जो है काफी ग्रो हुआ फास्ट, ठीक है ना। तो इस ये एक रीजन यहाँ पे दिया जाता है कि जो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं ना कहीं तो मेंशन किया हुआ है, इंटरनल ट्रेड ऑफ कॉस्मोस यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हुआ था ट्रेड डेवलप। मेंशन तो नहीं किया शायद मैंने, लेकिन ट्रेड जो था ना वो काफ़ी डेवलप हुआ था। उसका रीज़न जो था वो था मानसून विंड्स का खोजा जाना फर्स्ट सेंचुरी एडी में, ठीक है। तो फार ईस्टर्न जो कंट्रीज थी इसमें इंडियन ट्रेडर्स जो है उन्होंने खुद के सेटलमेंट्स वगैरह भी स्टैब्लिश कर ली थी, और वहाँ पे इंडियन कल्चर वगैरह भी काफ़ी स्प्रेड हुआ। और आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो टेम्पल है ना, वो कंबोडिया में मिलता है ईस्टर्न कंट्रीज में। तो इसका सबसे मतलब मेन रीजन ये था कि ट्रेडर्स वगैरह जो थे ना वो वहाँ पे जाते थे, वो ईस्टर्न कंट्रीज में खुद के सेटलमेंट्स वगैरह बना देते, और वहाँ पे इंडियन कल्चर वगैरह भी जो है वो इस तरीके से क्या हुआ, प्रमोट हुआ। तो इन कंट्रीज को स्वर्ग भूमि वगैरह भी कहा गया है, या फिर पैराडाइज भी कहा गया ईस्टर्न कंट्रीज को, ठीक है। यहाँ से इंडिया जो है कॉटन, टेक्सटाइल, स्पाइसेस वगैरह एक्सपोर्ट करता था यहाँ पे, और यहाँ से वाइन, ग्लास और आइटम्स ऑफ लग्जरी वगैरह इंपोर्ट किया करता था। यहाँ पे रोमन्स जो है वो गुड्स को गोल्ड करेंसी में मतलब खरीदते थे, इसलिए ऐसा बोला गया कि लार्ज नंबर ऑफ जो रोमन कॉइन्स है वो होर्ड्स में मिले इंडिया में, मतलब एकदम गुच्छे में मिले, आपको देखने को मिलेंगे डेक्कन में और साउथ इंडिया में, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट है यहाँ पे प्लिनी का, रोमन हिस्टोरियन का, इसने कहा था कि इंडिया का ट्रेड जो था वो वहाँ से वहाँ पे जो है ना वो रोम से काफी लार्ज स्केल पे ड्रेन ऑफ गोल्ड हो रहा था। मतलब इंडिया में रोम से काफी लार्ज स्केल पे क्या हो रहा था, यहाँ पे गोल्ड वगैरह जो है वो आ रहा था। और जो इनलैंड ट्रेड वगैरह जो था वो भी प्रॉस्परस हुआ करता था। ट्रैवल बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इंडिया वेर मच इजी एज रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट वेर बेटर, अभी डेवलप हो चुके थे। यहाँ पे आपको आयरन माइंस देखने को मिलेंगे, वारंगल तेलंगाना वगैरह में आता है ये, करीमनगर में। और ब्लैक स्मिथ्स के जो शॉप्स है वो आपको करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में आज भी देखने को मिलते हैं। टू इनकरेज ट्रेड, सातवाहना जो किंग्स थे इन्होंने न्यूमरस अलग अलग तरीके गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स जो है वो डेवलप किए थे। यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है वो काफी इंक्रीज हुआ था इस टाइम पीरियड पे, जिसको आप आर्कियोलॉजिकल जो डिस्कवरी उसके बेसिस पे कंफर्म कर सकते हो। जैसे कि कोटलिंगा नाम से एक जगह है, कोटलिंगला, यहाँ पे भी आपको जो है वो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज मिल जाएंगी। और इपिग्राफिक जो रेफरेंसेस है वो भी आपको आर्टिसंस और गिल्ड्स के बारे में देखने को मिलेंगे। इस टाइम पे गिल्ड्स काफी डेवलप हुई थी, और लास्ट जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने गिल्ड को डिटेल में कवर किया था कि गिल्ड क्या होता है और गिल्ड सिस्टम किस तरह से काम करती थी, ये हमने डिटेल में कवर किया है लास्ट लेक्चर में, मतलब लास्ट टॉपिक में, ठीक है। इंटरनल जो सिटीज थी और जो पोर्ट थे वो इंटरकनेक्टेड थे विद वेल नीट रोड सिस्टम, ठीक है। इसके वजह से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड में। लार्ज नंबर ऑफ जो मॉडर्न नेशनल हाईवेज वगैरह जो थे ना वो इसी टाइम पे डेवलप हुए थे, जिसमें ग्रैंड ट्रंक रोड वगैरह भी आ जाता है, और जिस रोड को फर्दर शेरशाह सूरी ने क्या किया था, एक तरीके से डेवलप वगैरह किया था, फिर मेंटेन किया था। मानसून देखो यहाँ पे, ये मानसून विंड की डिस्कवरी ऑफ मानसून विंड फर्स्ट सेंचुरी में ऐसा माना जाता है कि इसकी वजह से इजिप्ट के साथ जो ट्रेड था ना वो काफी बेहतर हो गया, क्योंकि रेड्यूस डिस्टेंस जो था ना वो वेस्टर्न पोर्ट्स जो थे इंडिया से, वहां से अलेक्जेंड्रिया मतलब इजिप्ट तक जो डिस्टेंस था वो कम हो गया था। मतलब 40 डेज में आप अभी ट्रैवल कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले 3 से 4 महीने लग जाते थे, अभी यहाँ पे आपको 1 से 1.5 महीने में आप आराम से क्या कर सकते हो, इंडियन के वेस्टर्न पोर्ट से आप अलेक्जेंड्रिया में, या फिर वहां से अलेक्जेंड्रिया से इजिप्ट से आप इंडिया के वेस्टर्न पोर्ट्स को रीच कर सकते थे। तो इंडिया का जो ट्रेड था रोम के साथ वो बाय सी भी होता था और बाय लैंड रूट भी होता था। अभी सी से तो आपको पता है कि वेस्टर्न जो इंडिया का जो ये वेस्टर्न जो कोस्ट था वहां से होता हुआ, और नॉर्दर्न जो रीजन था है ना बैक्टीरिया से, वो वहां से फिर आपका लैंड रूट से जो है वो जनरली ट्रेड होता था, जिसको सिल्क रूट वगैरह भी कहा जाता था, ठीक है ना। चाइना से सिल्क इंडिया में इंपोर्ट होता था, इंडिया में उसके ऊपर काफी फिनिशिंग वगैरह होती थी, और फिर वो रोम या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में एक तरीके से एक्सपोर्ट होता था। यहाँ पे पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी का जो ऑथर है, इरिथ्रियन सी का, और जो रोमन हिस्टोरियन जैसे प्लिनी और टोलेमी ने, इसने कहा है कि जो ट्रेडिंग कमोडिटी वगैरह जो थी ना वो कौन कौन सी थी, मतलब किस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था, किस कमोडिटीज में होता था। इंडियन लिटरेचर अगर आप देखो तो तमिल हो चाहे संस्कृत हो, इसमें आपको कॉमन आइटम्स ऑफ जो ट्रेड है जैसे कि इंडियन स्पाइसेस वगैरह है, सैंडलवुड्स है ना, अदर वेराइटीज ऑफ वुड जो है, पर्ल्स है, टेक्सटाइल जो है ना अलग अलग तरीके के, सी प्रोडक्ट है ना, मेटल्स है, तो इस तरीके से अलग अलग जो कमोडिटीज है वो आपको देखने को मिलेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इनका हुआ करता था।
अरिकेमेडु नाम से एक इम्पोर्टेंट रोमन सेटलमेंट है और एक ट्रेडिंग स्टेशन भी है। ये जो है ना, ये एक क्लोज पोर्ट है विच वॉज 1945 में एक्सकवेट ये किया गया था। ठीक है, ये एक रोमन सेटलमेंट है इंडिया में। अरिकेमेडु ये रोमन एम्पायर में नहीं है, ये इंडिया की एक सेटलमेंट है साउथ इंडिया में, जिसको रोमन जो जहाँ पे रोमन लोग रहा करते थे है ना, रोमन व्यापारी वगैरह, और एक ट्रेडिंग स्टेशन पे था जिसका एक्सकवेशन 1945 में हुआ है। तो यहाँ से रोमन के साथ काफी ज्यादा ट्रेड हुआ करता था, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे आपको लार्ज स्केल पे होर्ड्स मिल जाएंगे। होर्ड मतलब कि जो आपको पता है कि एक जगह पे काफी लार्ज स्केल में जो है वो कॉइन्स वगैरह मिल जाते हैं, तो उसको होर्ड्स वगैरह कहा जाता है। अभी टैक्सेस वगैरह किस तरीके से, तो टैक्सेस जो थी ना वो ज्यादा हेवी नहीं थे। वैसे भी अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा है कि इनकम टैक्स लगाना नहीं चाहिए। देखो आज गवर्नमेंट इनकम टैक्स वगैरह लगाती है, कौटिल्य का ऐसा कहना था कि आप इनकम टैक्स मत लगाओ, आप कंजम्पशन के ऊपर टैक्स लगाओ। आप इनकम के ऊपर टैक्स लगाओगे ना तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो टैक्स किस पे ऊपर होना चाहिए, कंजम्पशन के ऊपर टैक्स होना चाहिए। ऐसा अर्थशास्त्र जो लिखा है, सॉरी अर्थशास्त्र जो टेक्स्ट लिखे है कौटिल्य ने, उसमें बोला गया है कि टैक्सेस जो है कंजम्पशन के ऊपर होनी चाहिए, ना कि इनकम के ऊपर। ठीक है, अभी वो तो हमें उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टैक्सेस जो थे वो इतने हेवी नहीं थे। गवर्नमेंट की जो इनकम आती थी वो लैंड पे जो टैक्स लगता था, या जो कोर्ट फीस वगैरह हुआ करती थी, जो मोनोपोली ऑफ सॉल्ट से जो टैक्सेस हुआ करती थी, ड्यूटी के ऊपर जो टैक्स आते थे, है ना, एक तरीके से एक्साइज ड्यूटी वगैरह के ऊपर, जिसको प्रोडक्शन टैक्स वगैरह बोला जाता है, या फिर जो कस्टम टैक्स वगैरह होता है, इसके बेसिस पे जो है काफी टैक्स जो है गवर्नमेंट को या फिर उस वक्त के जो राजा महाराजा थे उनको मिला करते थे। और टैक्सेस जो थी वो कुछ टैक्स काइंड में भी पे होते थे, मतलब कि पैसों में नहीं, मतलब किसी भी चीज में ना, गेहूं वगैरह, मतलब ऐसी चीजों में, मटेरियल में। स्टेट जो है वो टैक्स कलेक्ट करता था फ्रॉम बोथ ट्रेड एंड ऑल्सो एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता है, लेकिन काफी लार्ज स्केल पे जो है टैक्सेस वगैरह कलेक्ट हुआ करते थे। अभी नेक्स्ट हमें देखना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंड ग्रांट के बारे में। इसको हम थोड़ा डिटेल में और थोड़ा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद की जो हिस्ट्री है इसको इसने काफी इन्फ्लुएंस किया है। लैंड ग्रांट्स, तो ये जो थे ना, लैंड ग्रांट्स की जो प्रैक्टिस थी ना, जमीनें एक तरीके से जो है वो डोनेट की जाती थी, लैंड जो है डोनेट किया जाता था टू ब्राह्मणाज और बुद्धिस्ट मॉन्क जो है फर्स्ट सेंचुरी डी में। और ये जो प्रैक्टिस थी इससे पहले भी हुआ करती थी, लेकिन सातवां के टाइम पे क्या हुआ, ये प्रैक्टिस काफी बढ़ गई। ठीक है, और बढ़ने के साथ साथ इसमें काफी ज्यादा जो है इम्यूनिटीज जो है, स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे, इम्यूनिटीज जो है वो दी जाती थी, जिसको हम लैंड डोनेट करें। जैसे राजा महाराजा अगर लैंड डोनेट करेंगे तो सपोज अगर किसी ब्राह्मण सेटलमेंट या फिर बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह को, या फिर उनके जो मतलब एक तरीके से वो रहते थे ना, पूरे एकदम ग्रुप में रहते थे ना, तो उनको जब वो दिए जाते थे, मतलब लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, लैंड डोनेट किए जाते थे, तो उनको फिजिकल इम्यूनिटीज इनिशियली प्रोवाइड की जाती है। मतलब फिजिकल इम्यूनिटीज मतलब क्या है कि उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उनको जो जमीनें दी गई वहाँ पे वो खेती करे, कुछ भी करे, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इनिशियली। और लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस वगैरह हुआ करता था इनिशियली। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में सिर्फ टैक्स, मतलब इनिशियली सिर्फ टैक्स एग्जाम्पशन दिया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सेकंड सेंचुरी एडी में जो सातवां किंग था ना, उसने अपने जो रॉयल ऑफिसर थे उनको सजेस्ट किया कि आप उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में भी इंटरफेयर ना करें। और इससे हुआ ये कि कुछ दिनों बाद यहाँ पे जो गिफ्टेड विलेजेस थे, जो गिफ्टेड ये लैंड जो हुआ करते थे, ये एक सेमी इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉकेट बन गए। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सेंट्रल कंट्रोल वो कम हो गया। ठीक है, अभी लैंड ग्रांट्स, लैंड डोनेट किया जाती थी, उसका पर्पज अलग था। उसका पर्पज ये था कि ताकि जो ये जो एरिया है अंडर कल्टीवेशन वो बढ़ जाए। इससे क्या होगा कि मतलब रूलर या फिर राजा जो है उसको ज्यादा वहाँ पे मतलब देखभाल नहीं करनी है, बस प्राइवेट एफर्ट्स के थ्रू क्या होगा, लैंड आप जो वो अंडर कल्टीवेशन लाओगे, तो इससे लोगों को क्या होगा, मतलब लोगों के भलाई के लिए होगा, और रिसोर्स बेस बढ़ जाएगा एम्पायर का, या फिर आपके जो साम्राज्य उसका रिसोर्स बेस बढ़ जाएगा। अभी ये रिसोर्स बेस बढ़ने से फायदा क्या होता है, तो जैसे कि आप देखो कि वेस्टर्न जो पोर्ट्स है, वेस्टर्न पोर्ट्स के लिए जो सेटलमेंट जो यहाँ पे स्टेब्लिश हुई थी, मतलब यहाँ पे जिस तरीके से सातवाहन वगैरह ने क्या किया था, फ्री में जो है वो लैंड डोनेट किए थे, और उनको टैक्स उनसे नहीं लिया जाता था, और एडमिनिस्ट्रेटिव भी उनको एक तरीके से इम्यूनिटीज प्रोवाइड की गई थी। तो इससे क्या हुआ कि ये जो एरिया था, जैसे कि सातवाहन के टेरिटरी में अपर कृष्णा और जो है कोल्हापुर में जुन्नार, कार्ले, नासिक, यहाँ पे नंबर ऑफ सेटलमेंट जो है वो एक तरीके से डेवलप होती है। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो बाद में जो मेडिटेरियन वर्ल्ड के साथ जो ट्रेड डेवलप हुआ ना अर्ली ईस्टर्न सेंचुरीज में, उनके लिए रिसोर्स बेस का काम यहाँ पे करते थे ये, मतलब वहाँ पे लोग मिल जाएंगे काम करने के लिए, है ना, वहाँ से फिर एक्सपोर्ट वगैरह आसानी से हो जाएगा, इम्पोर्ट आसानी से हो जाएगा। तो ये बल्क ऑफ जो वेस्टर्न ट्रेड था ना, वो वेस्टर्न पोर्ट्स हैंडल करते थे
और वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन सेटलमेंट्स ने, जो वहां पे क्या हुई थी, एक तरीके से डेवलप हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ जो फ्री लैंड डोनेट किए जाते थे उसके बेसिस पे। तो इनिशियली जो इनका पर्पस था वो काफी अच्छा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटी देने की वजह से सेमी इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉकेट्स तैयार होते हैं और आगे चल के ये फ्यूडल्स बनते हैं और कभी कभी राजा महाराजा के ऊपर प्रेशर ग्रुप का ही काम करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये प्रैक्टिस जो है वो काफी ज्यादा जो है आगे चल के बढ़ी है, क्योंकि एक बार अगर आपने ऐसी कोई चीजें स्टार्ट कर दिया, आज भी अगर आप देखो, आज अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्कीम लॉन्च कर दिया जो कि फ्री में लोगों को दे रही है, तो फिर वो आप बंद नहीं कर सकते। ये जो प्रैक्टिस थी लैंड डोनेशन की, जिसमें कि फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज वगैरह दिया करती थी, ये गुप्ता टाइम पीरियड पे काफी बढ़ गई और इस गुप्ता टाइम पीरियड पे बढ़ गई, लेकिन गुप्ता रूलर काफी पावरफुल थे इसलिए वहां पे ज्यादा इन्होंने परेशान नहीं किया। लेकिन हर्षवर्धन के टाइम पे जो है ना, ये फ्यूडलिज्म काफी बढ़ जाता है और हर्षवर्धन जो था है ना, इसके डेथ के बाद वर्धन एम्पायर जो एक तरीके से पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद 100 साल तक इंडिया के नॉर्थ इंडिया में मतलब कोई भी एम्पायर नहीं था, इसी वजह से एम्पायर नहीं था, सिर्फ इस तरीके से फ्यूडल्स थे, सेमी इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉकेट्स थे और इसी वजह से इंडिया में वेस्टर्न इन्वेजन जो है वो आसानी से हुआ है। ठीक है, अरब्स वगैरह आए थे। तो इसका ये सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक लैंड ग्रांट्स का यही है कि यहाँ पे फ्री में आप डोनेट कर रहे हो, उनको टैक्स नहीं देना है, ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस जो राजा को रखना चाहिए था ये नहीं रखा। इसकी वजह से लैंड ग्रांट से आगे जो फ्यूडलिज्म वगैरह डेवलप होता है और लार्ज स्केल पे आपको वहाँ पे जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो आपको लैंड ग्रांट्स का टॉपिक क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे सिलेबस में स्पेशल मेंशन किया लैंड ग्रांट्स। यहाँ से आगे आपको देखने को मिलेगा हर टॉपिक में ये लैंड ग्रांट्स वाला टॉपिक जो देखने को मिलेगा। तो इकोनॉमी हमारा हो चुका है, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है, लैंड ग्रांट्स को हमने कवर किया। कॉइनेज में ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब बहुत कुछ है यहाँ पे, लेकिन वो हम वीडियोज़ में कवर नहीं कर सकते। वो आपको जो हमारे पेड नोट्स है उसमें मिल जाएंगे, तो आप पेड नोट्स कर सकते हो। एंड सेक्शन वाइज है 500 रुपीज़ की जो है वो फीस है, काफ़ी अफोर्डेबल है नोट्स। और ये नोट्स पढ़ने के बाद और वीडियो देखने के बाद आपको कोई मतलब वो बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कॉइनेज हम आप वहाँ से डिटेल में कवर कर सकते हो। ट्रेड गिल्ड्स वगैरह जो है, गिल्ड सिस्टम को तो हमने लास्ट टाइम जो गिल्ड्स के ऊपर स्पेशल लेक्चर लिया था उसमें डिटेल में कवर किया है। और अर्बन सेंटर्स वगैरह भी काफ़ी डेवलप हुए थे इस टाइम पे हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो है हमने काफ़ी कुछ कवर किया है, आगे देखते हैं और क्या है। तो लैंड ग्रांट्स हमारा हो गया। अभी ट्रेड गिल्ड्स वगैरह को थोड़ा देख लेते हैं। एक वैसे तो हमने डिटेल में कवर किया है इसको, गिल्ड का फंक्शन वगैरह क्या है, तो बस अभी यहाँ पे सातवां के टाइम पे गिल्ड में क्या चेंजेस है उसको हमें देखना है, क्या क्या रोल था गिल्ड का इकोनॉमिक लाइफ में, उसको हमें कवर करना है। वैसे गिल्ड का फंक्शन क्या था, गिल्ड को ओवरऑल तरीके से हमने डिटेल में कवर किया है, इसलिए कुछ 2-3 लेक्चर में आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो गिल्ड जो थे ना, इसको कुलिका निगमास वगैरह कहा जाता है इस टाइम पे। 18 टाइप्स की गिल्ड जो है मेंशन किए गए लिटरेचर में सातवां के टाइम पे, और ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था इकोनॉमी में। गिल्ड जो थे ना वो अलग अलग रूल्स वगैरह उनके होते थे, डिफाइंड रूल्स वगैरह होते थे और वो इंप्लीमेंट करते थे, और जो क्वालिटी जो हुआ करते थे फिनिश्ड गुड्स की उसको वो मैनेज करते थे। ठीक है, इसकी वजह से आर्टिसन और कस्टमर दोनों के जो है राइट्स वगैरह एक तरीके से सेफगार्ड होते थे। ट्रेडर्स जो थे ना, जो इंगेज थे अदर प्रोफेशन में, उनकी खुद की गिल्ड होती थी, मतलब अलग अलग ट्रेडर्स या फिर अलग अलग आर्टिसन की अलग अलग गिल्ड होती थी, जिन्हें संघ भी कहा जाता था। कॉइन डीलर्स होते थे, पॉटर्स होते थे, ऑयल प्रेशर, तो इनकी मेटल वर्कर, इनके अलग अलग अपने क्या होते थे, सेपरेट गिल्ड्स होते थे। ये जो गिल्ड्स होते थे ये क्या करते थे, ये उस ट्रेड को कलेक्टिवली मैनेज करते थे। ठीक है, और कॉमन प्रॉफिट, मतलब कॉमन अपलिफ्टमेंट, कॉमन प्रॉफिट के लिए वो काम करते थे। इससे क्या होता था, राजा महाराजा का थोड़ा लोड कम हो जाता था और गवर्नमेंट ने भी इनको थोड़ा जो है ना वो एक तरीके से फ्री हैंड दिया था। ठीक है, और ये बैंकर की तरह भी काम करते थे, हमने देखा है लास्ट टाइम। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे जॉब जनरेट हो जाती थी, लोगों को स्किल ये दिया करते थे, मतलब एक तरीके से ये इंस्टीट्यूशन का काम कर रहे हैं, जैसे स्कूल कॉलेज होते हैं उस तरीके से। और ये ग्रुप में ट्रेड कैरी करते थे, इसलिए थोड़ा प्रोटेक्शन या फिर सेफ्टी भी वहाँ पे इंश्योर की जाती थी, रॉबरी वगैरह मतलब लूट पार्ट कम होती थी। और जो डिस्प्यूट्स वगैरह हुआ करते थे गिल्ड के, तो ये अपने गिल्ड कोर्ट्स हुआ करते थे, उसमें सॉल्व हो जाते थे आराम से, और अगर नहीं होते तो फिर वो राजा के पास जाते थे। गिल्ड जो है बैंकर की तरह काम करते थे, फिनेंशियल की तरह काम करते थे, ट्रस्टी की तरह भी काम करते थे। तो ऐसे जो फंक्शंस है वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मर्चेंट जो है जो करते थे, उनको श्रेष्ठीज वगैरह कहा गया। सेठ जो वर्ड है ना, सेठ वर्ड, वो यही से आया है नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया में इसको चेट्टीज कहा गया। तो जो सेट्टी है वो यहाँ से डेवलप हुआ है, सरनेम जो आपने देखा होगा। ठीक है, लोन्स वगैरह भी ये दिया करते थे ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ गोल्ड एंड अदर थिंग्स। ठीक है, फिर मनी जो ये देते थे वो इंटरेस्ट रेट पे देते थे। ठीक है, नासिक के इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे मेंशन किया गया कि जो गोल्ड यहाँ पे डिपॉजिट, मतलब जो भी आप डिपॉजिट कर रहे हो मनी गिल्ड के पास, वो आपको इंटरेस्ट भी देते थे। मतलब अगर आप मनी डिपॉजिट कर रहे हो तो ये उसको आप उस पर आपको इंटरेस्ट भी देते थे। ये 12% का इंटरेस्ट था। और टैक्स वगैरह जब ये मतलब ये जब लोन देते थे उसके ऊपर भी ये अच्छा खासा इंटरेस्ट वगैरह लिया करते थे। ठीक है, तो ये आप ट्रेड गिल्ड्स वगैरह को हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अभी कॉइनेज जो है ना, इसमें क्या है, तो ट्रेड को इंकरेज करने के लिए क्या हुआ, सातवाहन ने अलग अलग तरह के कॉइन्स इशू किए थे।
ठीक है। ये जो कॉइन्स थे वो लीड, कॉपर, ब्रॉन्ज, पोटिन नाम का एक मतलब एक तरीके से अलॉय था, उसके ऊपर मतलब उस बेसिस पे होते थे। और कॉइन्स मोल्ड जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 6 कॉइन्स कुड बी स्ट्रक एट अ टाइम, मतलब इस तरीके से वो बनाए जाते थे कि 6 तरीके के कॉइन्स अलग अलग वो एक ही टाइम पे जो है वो स्ट्रक करते थे। करेंसी ऑफ कंट्री कंसिस्ट ऑफ कर्शपनाज, ये जो सिल्वर कॉइन्स थे ना, सिल्वर और कॉपर थे लेकिन मेजरली सिल्वर कॉइन्स थे, ठीक है। इनको कर्शपनास वगैरह कहा गया है। और सुवर्ण मतलब कि गोल्ड कॉइन, जो कि 35 सिल्वर कर्शपनास के बराबर है, मतलब एक गोल्ड कॉइन दे दिया मतलब कि आपने 35 डाल दिए गोल्ड कॉइन, मतलब सॉरी एक गोल्ड कॉइन मतलब 35 आपने सिल्वर कॉइन दे दिए, इस तरीके से। अभी सोसाइटी किस तरीके से थी, तो सोसाइटी के ऊपर आने से पहले थोड़ा जो रिलीजियस जो कंडीशन थी उसको हम कवर कर लेते हैं बाद में। मतलब रिलीजियस कंडीशन अगर आपने देख ली, समझ ली, तो फिर सोसाइटी को कवर मतलब समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि सातवाहना का जो पीरियड था ना, इसमें बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों रैपिडली स्प्रेड हुए। क्यों? क्योंकि सातवाहना जो रूलर थे ना, ये भले ही ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, ये खुद रूलर जो खुद को ब्राह्मण वगैरह कहा करते थे, लेकिन इन्होंने बुद्धिज्म को इक्वली जो है एक तरीके से प्रमोट किया है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ वगैरह परफॉर्म की है, और जो डोनेशन है वो काफी लार्ज स्केल पर ब्राह्मणास को दिए। इंद्र, सूर्य, चंद्र, ये वासुदेव वगैरह ऐसे तरह के गॉड गॉडेसेस को ये पूजा करते, मतलब पूजते थे। शैविज्म और वैष्णविज्म जो था वो काफी पॉपुलर इस टाइम पे था, ऐसा माना जाता है साउथ इंडिया वगैरह में। और ब्यूटीफुल टेम्पल्स वगैरह भी इन्होंने बिल्ड किए हैं। यहाँ पे हाईएस्ट जो पोजीशन थी सोसाइटी में वो ब्राह्मणास को थी, क्योंकि वर्ण सिस्टम में काफी मानते थे, वो खुद भी ब्राह्मण थे, ऐसा बोला गया है। काशी जो इंस्क्रिप्शन है गौतमी बालाश्री की, उसमें उसका जो बेटा था गौतमीपुत्र सत्यकर्णी, इसको एक ब्राह्मणा वगैरह बोला। एक ब्राह्मणा मतलब कि जिसको आप बोल सकते हो अनराइवल ब्राह्मण, मतलब जिसका कोई ये ही नहीं है, मतलब कि राइवल ही नहीं है, और इसको ब्राह्मण ओरिजिन से आप कनेक्ट कर सकते हो। भंडारकर जो है वो इसको द ओनली प्रोटेक्टर ऑफ ब्राह्मण भी मतलब अलग तरीके से इंटरप्रेट जो एक ब्राह्मण का किया गया। सातवाहना जो किंग थे वो ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने टॉलरेंस जो अदर फेथ की तरफ दिखाया, जैसे कि बुद्धिज्म वगैरह। सिमिलर लेवल पे डोनेशन उन्होंने बुद्धिज्म को भी किया है, जैसे कि उन्होंने हिंदुइज्म को किया। कॉन्सिक्वेंटली बुद्धिज्म जो है वो जो है वो भी इस टाइम पर काफी स्प्रेड हुआ था। और मेनी प्लेसेस जो है यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट केव्स वगैरह, चैत्यास जो है, स्तूपास, विहारास वगैरह देखते मतलब बिल्ड होते हुए देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट जितनी भी केव्स थी साउथ इंडिया में वो बुद्धिस्ट केव थी इस टाइम पीरियड पर। समटाइम्स जो लैंड ग्रांट्स वगैरह दिए जाते थे वो इन चैत्यास वगैरह, विहारास, स्तूपास के मेंटेनेंस के लिए दिए जाते थे एक्चुअली। तो इन दिस पीरियड में आप बोल सकते हो कि सेवरल तरीके के सेक्ट जो बुद्धिज्म में साउथ इंडिया में डेवलप हुए थे, और वेरियस क्लासेस ऑफ मॉन्क जो है वो हमेशा जो है वो बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन वगैरह को प्रीच करते थे, क्योंकि जो ये राजा थे ना वो भले ही ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, लेकिन ये थोड़े सेक्युलर और टॉलरेंट तरह के राजा जो थे। मतलब यही नहीं, मतलब इनके जितने भी राजा गौतमीपुत्र सत्यकर्णी और उनके बाद के भी जो रूलर वगैरह थे काफी टॉलरेंट बिहेवियर के थे। यहाँ पे कार्ल सिनोपोली नाम से एक हिस्टोरियन, उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पे आपको रिकॉर्ड जो है बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को जो डोनेशन के दिए जा रहे हैं वो ज्यादातर जो है वो नॉन रॉयल्स है। मतलब कि बुद्धिज्म को जो डोनेशन वगैरह मिला करता था वो राजाओं से कम और मर्चेंट से ज्यादा मिला करता था, है ना, क्योंकि राजा महाराजा तो ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे। तो यहाँ पे ये जो हिस्टोरियन है कौन, ये इनका ऐसा कहना है कि जो नॉन रॉयल इंस्क्रिप्शन जो है ना, नॉन रॉयल जो डोनेशन है वो ज्यादा थे, कॉमन लोगों के द्वारा ज्यादा दिए जाते थे, स्पेशली मर्चेंट, क्योंकि मर्चेंट वगैरह जो है उस टाइम पे बुद्धिज्म को काफी फॉलो करते थे। मर्चेंट जो है प्रॉबेबली डोनेट इसलिए करते थे मोनास्ट्रीज को, क्योंकि ये जो साइट थी ना ये ट्रेड जो है ना, ट्रेड का फैसिलिटेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ करती, क्योंकि यहाँ पे ये जो डोनेशन वगैरह करते थे, इससे जो विहारास वगैरह बनाए जाते थे, इसमें ये रेस्ट हाउसेज की तरह काम करते थे इसके लिए, इन मर्चेंट्स वगैरह के लिए, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता, डायरेक्टली पार्टिसिपेशन ट्रेड में मतलब पॉसिबल हो चुका था। तो मोनास्ट्रीज जो है वो यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो वेन्यूज थी फॉर डिस्प्लेइंग द चैरिटेबल डोनेशन, मतलब एक तरीके से दिखावा करते थे। एक्चुअली जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जो थी ना उसको ये डोनेशन तो देते थे, लेकिन उनका अपना खुद एक वेस्टेज इंटरेस्ट था, ऐसा यहाँ पे बोला गया। इंक्लूडिंग द डोनेशन मेड टू द नॉन बुद्धिस्ट, स्पेशली ब्राह्मण्स को भी ये, मतलब ब्राह्मण जो साधु संत हुआ करते हैं इनको भी डोनेशन करते हैं, लेकिन इनका अपना एक मतलब था, है ना। इस तरीके से यहाँ पे जो ये जो हिस्टोरियन है चार्ल्स सिनोपोली, इसने इसका इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। यहाँ पे इस टाइम पीरियड में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ था, वो ये था कि यहाँ पे फॉरेन रेस जो थी ना वो काफी मतलब एक तरीके से मिक्स हो चुकी थी, जैसे साकाज, ग्रीक्स, कुशानाज और अभिराज जो है ना वो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में मिक्स हो चुकी थी। तो यहाँ पे ये इंडियन कल्चर का एक क्या बन गया थी, इंटीग्रल पार्ट वगैरह यहाँ पे बन चुके थे, और टॉलरेंट काफी मतलब एक टॉलरेंट सोसाइटी है ना वो यहाँ पे डेवलप होती है आपको देखने को मिलेंगे। और जो रिलीजियस फेस्टिवल्स वगैरह हुआ करते थे ये भी काफी लार्ज स्केल पे यहाँ पे सेलिब्रेट वगैरह हुआ करते थे। यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन दिया गया, नानेघाट इंस्क्रिप्शन ऑफ नयनी का, यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया कि जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जो थी जो थी यहाँ पे उसका जो हस्बैंड था सत्यकर्णी वन, इसने क्या क्या अलग अलग तरह की वैदिक सैक्रिफाइस भी परफॉर्म की है, जिसमें कि अश्वमेध और राजसूय यज्ञ जो है
और इवन जो फायर सेरेमनी वो भी उन्होंने परफॉर्म किया कहाँ पे, बुद्धिस्ट मोनास्टिक केव में। तो यहाँ से आपको लिबरल सोसाइटी का यहाँ पे एक व्यू मिल रहा है, किस तरह की सोसाइटी जो लिबरल थी। और इंस्क्रिप्शन जो है ये, इसमें सब्सटेंशियल जो फीस पेड की गई थी ब्राह्मण प्रीस्ट को ये करने के लिए और अटेंड करने के लिए सैक्रिफाइसेस, ये भी मेंशन किया है, जैसे कि 10,000 काउज है ना, फिर 24,000 कॉइन्स वगैरह। तो ये इस तरीके से आप नानाघाट इंस्क्रिप्शन जो है वो क्योंकि इंस्क्रिप्शन जो जनरली झूठ नहीं बोलते, क्योंकि ये एक तरीके से रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री को माना जाता है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे सोसाइटी काफी टॉलरेंट उस टाइम पे थी। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज में अगर आप वैदिक सैक्रिफाइस कर रहे हो तो मतलब काफी बड़ी बात हो गई है। ठीक है, तो अभी हमारा जो है वो एक टॉपिक बचता है यहाँ पे, वो है सोसाइटी वाला। तो अगर आपको इतना क्लियर हो गया कि रिलीजन ये ब्राह्मणिज्म को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या फिर सोशल डिवीजन। तो सोसाइटी जो थी यहाँ पे वो डिवाइडेड थी 4 क्लासेस में, है ना, क्योंकि वर्ना सिस्टम तो रहेगी फिर, तो वर्ना सिस्टम होने की वजह से 4 क्लासेस में डिवाइडेड थी। अभी ये जो 4 क्लासेस थे ना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पे और स्टेटस के बेसिस पे डिवाइड किए गए थे। जैसे कि फर्स्ट क्लास जो था उसमें हाई ऑफिशियल्स हुआ करते थे, और फ्यूडेटरी चीफ वगैरह जो थे वो जो प्रोविंसेस में और डिस्ट्रिक्ट में रूल किया करते थे वो थे। इसमें आपको महारथीज महाभोजा वगैरह दिया करते थे, मतलब देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे अभी 4 क्लासेस तो देखो अभी वर्ना बेसिस पे है कि नहीं ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, मैंने बोल तो दिया, मतलब कि सातवाहनास में थे, सातवाहनास के टाइम पे जो है ना ये जो धर्मशास्त्र टेक्स्ट वगैरह थे उसको काफी फॉलो करते थे। कि मैंने देखा है, मतलब पढ़ा है इनके बारे में कि ये जो थे ना यहाँ पे ये मनुस्मृति वगैरह जो है ना, मनुस्मृति और धर्मशास्त्र जो संस्कृत धर्मशास्त्र टेक्स्ट है ना, इसको काफी ज्यादा फॉलो करते हैं। तो अगर ये इनको फॉलो कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे वर्ना सिस्टम होनी ही चाहिए। ठीक है, और आपको अगर अगर जानकारी है थोड़ी भी, तो यहाँ पे इंटर मिक्सिंग ऑफ वर्नाज वगैरह जो है प्रोहिबिट किया करता है, मतलब इंटर कास्ट का मैरिज वगैरह जो हुआ नहीं करते, इंटर वर्ना मैरिज जो हुआ नहीं करते थे यहाँ पे। जो सेकंड क्लास था यहाँ पे वो था पीटी ऑफिसर्स का, जैसे कि आपको अमत्याज देखने को मिलेंगे, महामतराज देखने को मिलेंगे, वेल्दी ट्रेडर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर थर्ड जो क्लास था इसमें आपको मिडिल क्लास लोग देखने को मिलेंगे, जैसे कि वैद्य, फिजिशियन, डॉक्टर्स, राइटर्स, पिजन, गोल्डस्मिथ, परफ्यूम एक्सेट्रा, है ना। और फोर्थ एंड लास्ट जो क्लास था उसमें आपको लोवेस्ट जो वोकेशन मतलब प्रोफेशन फॉलो करने जैसे कारपेंटर वगैरह देखने को मिलेंगे। लेकिन ये तो एक तरीके से डिवीजन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पर है, लेकिन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, वर्ना बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो बर्थ बेस्ड था वो भी आपको वहां पे था, क्योंकि ये मनुस्मृति और धर्मशास्त्र टेक्स्ट को फॉलो करते थे। फैमिली वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, जिसमें कि एल्डेस्ट लिविंग जो मेंबर था उसको ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट मिलती है, और उसको गृहपति या फिर गृहपति वगैरह भी कहा जाए, और बाकी सारे मेंबर जो थे वो इसके ऑर्डर्स को ओबे किया करते थे। ठीक है, सातवाहन जो थे ऑब्वियसली ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणिज्म को वो एक तरीके से क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। यहाँ पे उनको हाईएस्ट प्लेस दिया करता था, जैसे मैंने अभी आपको कहा है कि वर्ना सिस्टम वगैरह हुआ करती थी। एफर्ट्स वाज आल्सो मेड टू रिवाइज द वर्ना सिस्टम को रिवाइव करने की पूरी एफर्ट उन्होंने कर ली थी। ठीक है, जैसे कि ब्राह्मणिज्म को एक तरीके से सपोर्ट करना, स्मृतिज जो है वो 10 साल पहले की मतलब एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया गया था। मतलब यहाँ पे बोला कि स्मृतिज डिक्लेयर द 10 ईयर ओल्ड ब्राह्मण जो है वो जो एक तरीके से 100 साल के जो ओल्ड क्षत्रिय उसके बराबर है ना। धर्मशास्त्र टेक्स्ट जो है वो आप क्षत्रिय को एज ए रूलिंग वर्ना बता रहे, लेकिन सातवाहन जो है वो खुद को एज ए डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय वगैरह बताया। तो मतलब ब्राह्मणिज्म को यहाँ पे काफी ज्यादा एक तरीके से हवा देने की कोशिश उन्होंने की थी। दिस एग्जाम्पल इंडिकेट दैट सोसाइटी इन द डेक्कन वेयर नॉट गवर्न अकॉर्डिंग टू रूल लेड बाय द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। मतलब कि यहाँ पे इन्होंने कोशिश की मतलब क्या है कि जो डेक्कन में जो सोसाइटी थी वो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करती थी, लेकिन इन्होंने कोशिश पूरी की कि ब्राह्मणिज्म को क्या करे, ये रिवाइव करे, ब्राह्मणिज्म को क्या करे, ये रिवाइव करे। क्योंकि इन्होंने क्या किया, यहाँ पे खुद को क्षत्रिय का डिस्ट्रॉयर वगैरह बोल दिया है ना। तो ब्राह्मणिज्म जो टेक्स्ट थे, मनुस्मृति, ये जो भी थे, इनको इन्होंने क्या किया, पूरी कोशिश की कि एक तरीके से क्या हो, ये रिवाइव हो सके, है ना। यहाँ पे वुमेन का स्टेटस किस तरीके से हुआ करता है और मैरिजेस वगैरह किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। तो वुमेन वेयर ऑनर बिकॉज आप देख सकते हो गौतमपुत्र सत्यकर्णी बोला जाए नाम के, मतलब मैट्रिलिनियल सिस्टम वगैरह वो फॉलो करते थे। उनका हायर एजुकेशन वगैरह भी इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, रिलीजियस फंक्शंस वगैरह वो पार्टिसिपेट करती थी। यहाँ पे मदर के नेम के बेसिस पे जो वो पुत्र का नाम होता था, जैसे गौतमपुत्र सत्यकर्णी है ना, वशिष्ठ पुत्र पुल्लवामी है ना, इस तरीके से। तो ये प्रैक्टिस क्या बता रही है आपको कि वुमेन का स्टेटस काफी ठीक ठाक मतलब अच्छा था। तो यहाँ पे गार्डियनशिप का रोल भी जो है वो एज ए मतलब लेते हुए देखने को मिलेंगी। ठीक है, अश्वमेध सैक्रिफाइसेस में उन्होंने परफॉर्म किया है। तो एक तरीके से वुमन भी जो है वो गिफ्ट वगैरह लैंड वगैरह डोनेट किया करती थी। तो आप यहाँ से आपको पता चल रहा है कि नयनिका नाम से एक वैदिक सैक्रिफाइसेस मतलब करने वाली वुमन भी थी, जिसने लार्ज नंबर पे डोनेशन दिए थे बुद्धिस्ट और ब्राह्मण मॉन्क को। जो नानाघाट इंस्क्रिप्शन जो है यहीं पे ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो वुमन का स्टेटस क्या था, हाई था। लेकिन मिक्स मैरिज जो थे ना वो मतलब एक तरीके से एकदम लार्ज स्केल पे जो है वो होते नहीं थे, क्योंकि उसको गलत माना जाता था। ठीक है, जैसे कि वशिष्ठ पुत्र पुल्लवामी जो है हिमसेल्फ मैरिड द डॉटर ऑफ शाका रूलर रुद्रनंदन, दस गिविंग रिस्पेक्टिबिलिटी टू सच मैरिज।
मिक्स मैरिज ऑब्नॉक्सियस तो देयर वर सम इंस्टेंस, मतलब मिक्स मैरिज जो थे ना, मिक्स मैरिज मतलब कि इंटरवर्ना मैरिजेस वगैरह जो है वो फॉलो नहीं किए जाते थे, उसको गलत माना जाता, ऑब्नॉक्सियस मतलब गलत माना जाता था। लेकिन जो वशिष्ठपुत्र पुल्लमावी जो है ना, इसने खुद ने जो है वो शाका रूलर के जो है ना रुद्रदमन उसकी बेटी से शादी की थी, ताकि एक मतलब इसके अगेंस्ट जाके की थी, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन जनरली जो सातवाहन रूलर वगैरह जो थे ना, वो इंटर वर्ना मैरिज वगैरह को अलाउ नहीं करते थे। इस पीरियड पे इंटर वर्ना मैरिजेस जो थे अमॉन्ग द हिंदूज एंड फॉरेन ट्राइब्स ऑफ शाकाज, पार्थियन, ग्रीक्स वेयर, ये मतलब इजीली हो जाते थे, क्योंकि सोसाइटी काफी ट्रांजिशन फेज में थी उस वक्त, और इनस्टेबल सोसाइटी थी एक तरीके से। तो यहाँ पे हिंदू सोशल ऑर्डर में ये लोग आसानी से जो है इस टाइम पे क्या हो चुके हैं, एकदम मतलब एक तरीके से इन्वॉल्व या फिर मिक्स हो चुके थे, है ना। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इंटर वर्ना या फिर इंटर कास्ट मैरिज वगैरह को वो डिनाई करते थे, लेकिन वो सोसाइटी इस तरीके की थी, ये ऐसे मैरिज होते रहते थे, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे आपको फॉरेन ट्राइब्स इंडिया में सेटल होते देखने को मिलेंगे, शाकाज, पार्थियन, ग्रीक। तो ऑब्वियसली बात है कि वो हमारे जो फॉरेनर जो थे वो इंडियंस के साथ जो थे, या फिर जो जो उस वक्त के जो लोकल लोग थे हिंदुज्म या बुद्धिज्म को फॉलो करने, उनके साथ इजीली क्या करेंगे, कंज्यूमेट वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो कॉइन स्कल्पचर लिटरेचर जो है, स्कल्पचर्स और लिटरेचर सातवाना पीरियड का, ये अलग मतलब एक सोर्स ऑफ नॉलेज का काम करता है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं बल्कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, रिलीजियस लाइफ के लिए भी। जो सोशल स्ट्रक्चर जो था वो मैट्रिलिनियर था, लेकिन रूलिंग डायनेस्टी जो थी वो पैट्रियार्की थी, मतलब है ना। मैट्रिलिनियर मतलब जो नाम जो है मदर का आता था, लेकिन जो रूलर होता था वो ठीक है पैट्रियार्की होता था, मतलब सन ही जो है वो इनहेरिट करता था किंगडम वगैरह को। सोशल स्ट्रक्चर जो था डेक्कन में वो थोड़ा डिफरेंट था, जो कि संस्कृत धर्मशास्त्र में जो बताया गया उस तरीके से। मतलब फॉर एग्जांपल मैट्रिलिनियर कंसेप्ट वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि पैट्रिलिनियर जो कंसेप्ट धर्मशास्त्र में दिया है उसके अगेंस्ट है। मतलब जैसे कि हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे कि यहाँ पे जो डेक्कन की जो सोसाइटी थी वो उस तरीके से काम नहीं कर सकती जिस तरीके से ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में बताई गई थी, लेकिन इन्होंने कोशिश पूरी की। Here the Satvana ruler mentioned the name of their mother rather than their father, such as गौतमीपुत्र सत्यकर्णी। तो ये इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा नासिक प्रशस्ति में, ठीक है। वो आपको क्लियर हो चुका है। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि सोसाइटी जो थी ना वो मतलब इतनी भी रिजिड नहीं थी, ठीक है। लेकिन इंटर वर्ना मैरिज वगैरह को रिस्ट्रिक्ट करते थे, एकदम कास्ट रिजिड कास्ट सिस्टम वगैरह नहीं हुआ करती थी। और यहाँ पे अलग अलग तरह की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी इकोनॉमिक बेसिस पे, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेटस के बेसिस पे, नॉट बर्थ बेसिस पे नहीं। और ब्राह्मणिज्म को काफी यहाँ पे जो है वो एक तरीके से रैपिड स्ट्राइड मतलब कि इनके रूल में ब्राह्मणिज्म को काफी ज्यादा प्रमोट वगैरह करने की कोशिश हुई थी, क्योंकि 10 साल का जो एक ब्राह्मण है वो 100 ईयर के क्षत्रिय से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिवर्ड है, मतलब पूजनीय है, रिवर्ड मतलब पूजनीय, ऐसा उनको बोलना है। उन्होंने खुद को डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय वगैरह भी कहा है, मतलब कि इन्होंने कोशिश पूरी की कि यहाँ पे जो ये जो धर्मशास्त्र है कौन से मनुस्मृति वगैरह जैसे इनको फॉलो किया जाए। लेकिन सोसाइटी ओवरऑल जो थी वो एक तरीके से क्या थी, टॉलरेंट थी, या फिर हम बोलते हैं रिजिड नहीं थी इतनी। तो यहाँ पे हमने आज जो है काफी कुछ कवर किया है, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कवर किया, इकोनॉमी को कवर किया, हमने लैंड ग्रांट को कवर किया, हमने कॉइनेज को कवर किया, हमने ट्रेड गिल्ड को कवर किया, ठीक है। हमने जो एक तरीके से इकोनॉमिक सोसाइटी जो थी उसको भी कवर कर लिया, सातवानास की रिलीजियस कंडीशन को कवर किया। अभी जो हमारा जो बचता है यहाँ पे अर्बन सेंटर्स, बुद्धिस्ट सेंटर्स, ठीक है। और फिर बाद में तमिल स्टेट ऑफ संगम में, जिसमें संगम लिटरेचर वगैरह भी आ जाएगा, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर वगैरह टोटल इस टाइम पीरियड में किस तरह से डेवलप हुआ था ड्यूरिंग द खारावेला सातवाहना जो संगम था उसमें, ठीक है। 2 से 3 लेक्चर अभी भी आने हमारे बाकी है। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और एक आपके लिए मतलब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारे जो नोट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है। इसमें अगर आप ये जो टॉपिक्स है उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियोज़ में तो हम इतना डिटेल में कवर नहीं कर पाते, बस मैं कंसेप्ट क्लियरिटी के ऊपर ध्यान देता हूँ यहाँ पे। लेकिन आप अगर खरीदना चाहते हो 500 रुपीज़ इज नॉट मच अमाउंट, इसमें आप जो है वो ये नोट्स खरीद सकते हो। एंशियंट हिस्ट्री के मेडिवल मॉडर्न वगैरह के धीरे धीरे बन जाएंगे, लेकिन एंशियंट वैसे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो उसके लिए आप चाहो तो खरीद सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहिए।